हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान राजहंस है और मैंने आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में क्लास 11th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर का टाइटल है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। उसके अलावा अगर फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं। और साथ में एक स्पेशल एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि जो स्प्रिंग होता है उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और थोड़ा सा एसएचएम के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में देख लेते हैं वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में, और भी जो डिटेल कंसेप्ट है उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो वेक्टर के कंसेप्ट में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग रोटेशन पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो दो अगर वेक्टर है, एक एफ है अगर डी है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एफ डी कॉस थीटा। एफ इसका मैग्नीट्यूड है, डी इसका मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये वेक्टर नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसी तरह वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा अगर जीरो है तो वर्क एफ डी होगा, थीटा अगर 180 डिग्री है तो वर्क माइनस एफ डी होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। इनफैक्ट अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जिसका एक एग्जांपल है कि जो कूली होता है, जो सामान उठाता है तो अपने वो बॉडी पे रखता है, तो जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है और वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो इनफैक्ट जो वर्क डन होता है फिजिक्स के एंगल से वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। तो अब हम लोग एक थ्योरम के बारे में देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, मैं डी लिख रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेट करना होगा थ्रू आउट द होल पाथ। तो वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है। तो एक बॉडी पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इनफैक्ट उसकी आप एनर्जी बढ़ा रहे होंगे। तो एनर्जी क्या बढ़ाएंगे? इनफैक्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे होंगे। तो ये होता है वर्क का कंसेप्ट। तो अगर इन केस अगर फोर्स वेरिएबल है, जैसे अगर फोर्स अगर है मेरा 2x आई कैप, और तो इस पर्टिकुलर फोर्स का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो वर्क विल बी इक्वल टू 2x dx इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन हो सकता है 1 और 2 हो, तो 1 और 2 यहाँ पे रख के देखते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 जूल्स। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक बॉडी को मूव कर रहे हैं और फोर्स वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू 2x आई कैप, तो उस केस में वर्क डन जो हो जाएगा वो 3 जूल हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो उसमें करना क्या है? बस हमको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द होल पाथ, जिस पाथ के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही है। तो हम लोग वर्क के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी के कंसेप्ट को, एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स की होती है। तो मैकेनिक्स में आप जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, मैं समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा भी बहुत तरह की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। एटॉम के न्यूक्लियस में होती है न्यूक्लियर एनर्जी। उसके अलावा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक लॉ है दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ, दैट द एनर्जी इन द होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म।
तो यहां पे हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेंगे कि ये क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में दैट वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन, और वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी। तो एफ को लिख सकते हैं एम इंटू वी इंटू dv बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फोर्स को क्या लिख रहा हूँ, फोर्स को लिख रहा हूँ एम इंटू डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे डी को जो लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूँ डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी टी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो। तो इसको लिख सकते हैं एम डी एक्स बाई डी टी डी वी, ये हो जाएगा एम वी डी वी, दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, जो आप क्लास 10 तक पढ़े होगे, और इनफैक्ट यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी। अब हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जब हम मैकेनिक्स में यहां पे बात कर रहे हैं तो मेनली दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया कि एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट इट चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो अगर दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स की एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से बढ़ जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। दैट मीन्स चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तभी एक्ट करता है जब इनफैक्ट जो फोर्स जो लग रहा है बॉडी के ऊपर वो कंजर्वेटिव है। जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तभी वो कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, अदरवाइज नहीं होगी। फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, केवल हम ग्रेविटी की ही बात कर रहे हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी। तो ग्रेविटी के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं कि वो क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी, दैट इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते डॉट डी। अब डी को हम लोग h भी लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ mgh। तो ये माइनस साइन अगर हटा दे तो केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। तो यही फॉर्मूला हम लोग था जो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से और मैथमेटिक्स लगाने के बाद ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो मैंने आपको बता दिया अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी तक हम लोग केवल ग्रेविटी के बारे में देखे हैं, अब एक स्प्रिंग सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे ये अगर एक स्प्रिंग है तो इसका फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ वर्क डन माइनस ऑफ एफ डॉट डी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू हाफ
के एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी वही हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगा, डैट मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक और कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि पावर क्या होता है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर इज इक्वल टू डीई बाय dt। एनर्जी को वर्क भी लिख सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ वर्क दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू, इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। बस एक लास्ट एक टॉपिक बच रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कॉलिजन का कंसेप्ट क्या होता है। ये एक बॉडी है m1 मास की, ये बॉडी है m2 मास की। m2 अभी रेस्ट पे है, यहीं पे बैठी हुई ये बॉडी, ये आती है u वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से लेट्स से, इससे टकराती है, दोनों टकराते हैं, और फिर ये बॉडी इस साइड चली जाती है m1 बॉडी, और m2 मास की जो बॉडी थी वो इस साइड चली जाती है। ये v1 वेलोसिटी से चली जाती है, ये v2 वेलोसिटी से चली जाती है। u2 जो स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0 थी। तो एक होता है, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस u1 विथ ए माइनस साइन। तो ये अगर जो e है ये 1 है, then in that case the collision is called elastic collision। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, E1 होता है, एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, और मोमेंटम जो होता है, मैं P से डिनोट कर रहा हूं, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। E अगर लेस देन 1 है तो उसको कहते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। उस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं होती है पर मोमेंटम कंजर्व होता है। और ई एक केस में अगर परफेक्टली जीरो है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। उस केस में भी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है पर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन। दो तरह के कॉलिजन हो गए, इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1 होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। ई अगर लेस देन 1 है तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ई अगर इज इक्वल टू 0 हो गया, स्पेशल केस हो गया इसका, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। उस केस में भी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी पर मोमेंटम कंजर्व होगा। एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व होगी, क्योंकि कुछ मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने देखा कि वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है। अगर फोर्स वेरिएबल है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। और स्प्रिंग सिस्टम को हमने देख लिया कि उस केस में जो अगर बॉडी है जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो और इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की डिफरेंट वीडियोस। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक। थैंक यू।